हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मार्च 2024 की परीक्षा होने वाली है उसके हिसाब से जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। पूरे हिस्ट्री के केवल 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ सिलेक्ट किए हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको एग्जाम में मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं। तो आवास क्षेत्र व दुर्ग, इसका जो पूर्वी इलाका था वो आवास क्षेत्र था, पश्चिमी इलाका था दुर्ग था। जो नगर थे दो भागों में बटे होते थे। आवास क्षेत्र में साधारण नागरिक और व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर ये निवास करते थे। दुर्ग में प्रशासनिक भवन, सार्वजनिक भवन और अन्नागार इस तरह की इमारतें होती थी। दूसरी विशेषता है सड़कें और गलियां। इसकी सड़कें और गलियां जो हैं वो चौड़ी और सीधी हैं, ग्रिड पैटर्न बनाती हैं, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था, गलियों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। तीसरी विशेषता जल निकासी, ये सबसे खास विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके लिए नालियां होती थी, पक्की ईंटों से बनी होती थी, उनके ऊपर ढक्कन होते थे। चौथी विशेषता आवास और सार्वजनिक भवन, 3-4 कमरे होते थे हर घर में, बीच में आंगन होता था, रसोई घर, स्नान घर होते थे, कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। पक्की ईंटों से बनाए जाते थे घर और ईंटों का अनुपात 1:2:4 होता था। दूसरा क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना, यानी उनके पास रुपया पैसा कैसे आता था, कैसे कमाई के साधन क्या थे। तो कृषि पहला, दूसरा पशुपालन, तीसरा उद्योग धंधे और चौथा है व्यापार। कृषि में गेहूं, जौ, चावल, दालें, कपास ये खेती करते थे। और कृषि के जो साक्ष्यों की अगर बात करें तो बनावली एक जगह है हरियाणा में, वहां से हल के नमूने मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इशारे करते हैं कि यहाँ खेती होती थी। पशुपालन, वे बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे इस तरह के पशुओं को पालते थे। इसके अलावा जंगली जानवर और पक्षियों के होने के भी संकेत मिले हैं। उद्योग धंधों में आभूषण, औजार, मन के बर्तन बनाने के उनके कारखाने होते थे, औजार व उपकरण मिले हैं। और जहां इनकी साइट्स होती थी, जहां ये कारखाने होते थे, वहां बचे हुए अवशेष मिले हैं जो साक्ष्य के रूप में हैं। व्यापार की अगर बात करें तो मोहरें और बाट मिले हैं। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों मार्गों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया उसकी समकालीन सभ्यता थी, उसके साथ भी व्यापार होता था। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। प्रशासनिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, विदेशी व्यापार में कमी, महामारी, विदेशी आक्रमण और आग। चौथा, मिस्र के संसार को क्या देन है। मिस्र की जो सभ्यता है उसने कैलेंडर दिया है। आज हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, 1 वर्ष 365 दिन, ये मिस्र का दिया हुआ है। सूर्य घड़ी व जल घड़ी का आविष्कार उन्होंने किया। औषधि विज्ञान में उनकी बहुत देन है। उनकी मम्मीज जो शव होते थे उन पर लेप लगा करके वो बहुत लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखते थे। एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया उन्होंने। और अगर वास्तुकला की बात करें तो पिरामिड और मंदिर, मिस्र के जो पिरामिड है वो बहुत फेमस है। तो ये मिस्र की संसार को देन है। पांचवा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसो और पोटम से बना है। मेसो का मतलब होता है मध्य और पोटम का मतलब नदी, यानी इसका मतलब हुआ 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। और ये नदियां थी दजला और फरात। मेसोपोटामिया में ही सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया ये जो सभ्यताएं थी ये भी यहीं फली फूली। इसके अलावा अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर निरंकुश शासन प्रणाली होती थी, राजतंत्रीय प्रणाली थी। राजा जो था वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा होता था और प्रत्येक प्रांत का जो हेड होता था वो गवर्नर होता था। गवर्नर के काम क्या होते थे, कर संग्रह करना, शांति की स्थापना करना और युद्धों में भाग लेना, राजा की तरफ से युद्ध में सहायता करना, ये गवर्नर के काम थे। मेसोपोटामिया का अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो अनेक देवी देवता थे। प्रत्येक नगर का एक संरक्षक देवता होता था। जिगुरात या मंदिर जिनको बोलते हैं ये उनके बड़े फेमस थे। ऊंची पहाड़ी पर ईंटों से इनको बनाया जाता था। उनके जो देवता, प्रमुख देवता सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु ये इनके प्रमुख देवता थे। अगला प्रश्न यूनान की सभ्यता से है। यूनान के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। यूनान के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अंधकार युग या होमर युग, लो युग या राज्य युग और तीसरा है हेलेनिस्टिक युग। कई बार 1-1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्यूल व एगोरा ये क्या थी। तो ब्यूल क्या होता थी, राजा की सहायता के लिए एक परिषद होती थी, उसमें उच्च वर्ग के जो सम्मानित सदस्य होते थे वो इसके सदस्य बनते थे। एगोरा जन साधारण की सभा होती थी, इसमें आम नागरिक होते थे वो इसके सदस्य होते थे।
अगर यूनान के धार्मिक जीवन की बात करें तो ये बहुदेववादी थे, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। और 1 नंबर के लिए कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आकाश का देवता जीयस था, सूर्य देवता अपोलो था और युद्ध का देवता मार्स था। यूनान के समाज की अगर बात करें तो 4 वर्गों में बटा था। कुलीन वर्ग, इनके पास विशाल संपत्ति होती थी, ये अपने पास दास रखते थे। दूसरा वर्ग मध्य वर्ग था, इसमें साधारण नागरिक होते थे, इनको फ्री मैन कहा जाता था और ये व्यापार वाणिज्य में प्रमुख भूमिका निभाते थे। तीसरी कैटेगरी में स्वतंत्र श्रमिक आते थे, इनको थीट्स बोला जाता था। चौथी श्रेणी दासों की थी, इनको हलोट कहा जाता था। रोमन साम्राज्य अगला क्वेश्चन है। रोमन साम्राज्य, ये पिछली बार ये पूछा गया था क्वेश्चन, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों बोलते हैं। ये इटली में टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ गांव था। धीरे धीरे ये रोमन सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। यहाँ की शासन व्यवस्था की बात करें तो गणतंत्रीय प्रणाली थी। यहाँ की जो सत्ता थी वो जनता द्वारा चुनी हुई एक संस्था होती थी जिसको सीनेट बोलते थे। तो सीनेट के पास सत्ता होती थी। सीनेट में 300 सदस्य होते थे और ये जो 300 सदस्य होते थे ये पैट्रिशियन वर्ग से होते थे, उच्च वर्ग था ये समाज का। इसके अलावा शासन व्यवस्था में कौंसल होते थे। कौंसल सीनेट द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों को कहा जाता था। कौंसल की सहायता के लिए एक वित्त अधिकारी होता था। इसके अलावा 3 अन्य अधिकारी होते थे, सेंसर्स, एलडीज और प्रोटोर। कर वसूलने का काम सेंसर्स का था, शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी एलडीज की थी और न्यायाधीश को प्रोटोर कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का, या कम से कम यहां से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। वैदिक दर्शन की विशेषताएं। वैदिक दर्शन के ग्रंथ हैं। वेदों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। इसके अलावा वैदिक दर्शन में नैतिकता व सत्य पर जोर दिया गया है। प्रकृति की प्रधानता, बहुदेववाद व एकेश्वरवाद। 4 पुरुषार्थ हैं इसमें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यज्ञ व अनुष्ठान को बड़ा महत्व दिया गया है। जीवन का अंतिम लक्ष्य वैदिक दर्शन में मोक्ष को माना गया है। 3 ऋणों का इसमें जिक्र आता है, देव ऋण, गुरु ऋण व पितृ ऋण। और त्रिगुण, इसके अलावा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध व बौद्ध धर्म के बारे में। यहां से भी जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ लुम्बिनी में और 483 ईस्वी पूर्व में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। 4 प्रमुख घटनाएं हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की। गृह त्याग, इसको महाविनिष्करण बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं संबोधि, ये बोध गया में हुआ। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में, इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई कुशीनगर में, इसको बोलते हैं महान परिनिर्वाण। 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने बताए। सर्वम दुखम, यानी संसार दुखों का घर है। दुख कारण उन्होंने बताया कि दुखों का कारण तृष्णा है। दुख निरोध उन्होंने बताया कि तृष्णाओं को संयम में रख करके दुखों को पर काबू पाया जा सकता है। अष्टमार्ग द्वारा दुखों पर विजय। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। इसके अलावा जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन दर्शन व बौद्ध धर्म में समानता। तो वर्तमान महावीर जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे, 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन शब्द जिन से बना है, जिन जी धातु से बना है। जी का मतलब जीतना, यानी इंद्रियों को जीतने वाला। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जैन कहलाता है। समानताएं क्या है, दोनों दर्शनों के जो प्रवर्तक थे वो क्षत्रिय थे। तपस्या के द्वारा उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और बाद में पूरा जीवन लगा दिया उस ज्ञान के प्रसार में। दोनों जो दर्शन थे वो वैदिक दर्शन के विरोधी थे। इसके अलावा दोनों ही दर्शन अहिंसा को प्रमुखता देते हैं, हिंसा का विरोध करते हैं, जाति पाति का विरोध करते हैं, समाज में समानता पर बल देते हैं। दोनों ही सरल धर्म हैं, किसी तरह के कर्मकांड और इनका विरोध करते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में किसानों की दशा कैसी थी। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में किसानों की दशा बहुत ही दयनीय थी, गरीबी थी, उनका जीवन शोषण में बीतता था। सामंती व्यवस्था में वो सबसे निचले पायदान पर आते थे, भूमिहीन होते थे, दास कहलाते थे। थोड़ी भूमि जिनके पास होती थी उनको स्वतंत्र किसान बोला जाता था। गरीबी व कठोर जीवन होता था, बेगार उनको करनी पड़ती थी, उपज का बहुत ही कम हिस्सा उनको मिलता था और किसान जो है वो बहुत ही कम उपज में अपना गुजारा करते थे। तो मतलब कुल मिलाकर के इनकी हालत बहुत खराब थी। 11वां क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में किसानों की दशा। तो सेम है, कोई फर्क नहीं है। किसानों की 3 श्रेणियां थी। खुद कास्ट, ये स्वयं की भूमि पर खेती करते थे और राजा को कर देते थे, हालांकि इनके पास भूमि बहुत ही कम होती थी। पाही कास्ट, दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। अगर उनके खुद के गांव में कर बहुत ज्यादा होते तो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। पाही का मतलब होता है बाहरी।
तीसरी कैटेगरी थी रैयत या मुजारियन। ये भूस्वामी की जमीन पर खेती करते थे, अपनी जमीन नहीं होती थी, उनको उपज का एक हिस्सा मिलता था जो कि बहुत ही कम होता था। दशा दयनीय थी, गरीबी में जीवन बीतता था, कठोर जीवन था, शोषण इनका होता था। 12वां क्वेश्चन, मध्यकाल में भारत में दास प्रथा। दास जो थे युद्धबंदी और जो कर नहीं चुका पाते थे लोग, उनको दास बनाया जाता था। पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी को दास बनाया जाता था। दासों की मंडियां होती थी, जैसे आज बाजार में हम सामान खरीदते हैं वैसे दास भी खरीदे और बेचे जाते थे। दासों से धर्म परिवर्तन कराया जाता था, क्योंकि जो शासक वर्ग था उसका धर्म मुस्लिम था, तो दासों को मुसलमान बनाया जाता था। उनसे घरेलू कार्य कराए जाते थे, अंगरक्षक बनाया जाता था, सेना में भी उनको भेजा जाता था। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सल्तनत में अगर हम दासों की बात करें तो उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था और सेना में नेतृत्व करने के लिए भेजा जाता था। दास जो थे उपहार में भी दिए जाते थे। दास सुल्तान भी बन जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन ये उदाहरण हैं। ये पहले दास थे, बाद में सुल्तान बन गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा ईसाइयत व इस्लाम वाले चैप्टर से। ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस थे। इस्लाम की स्थापना की थी हजरत मोहम्मद ने। पोप जो है वो ईसाई धर्म का प्रमुख होता है। कॉन्स्टेंटाइन का कई बार पूछ लिया जाता है। 306 ईस्वी में रोम का सम्राट बना और ईसाई धर्म को इसने राजधर्म बनाया था। प्रोटेस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करने वाली ईसाई धर्म की जो शाखा है उसको प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। और मार्टिन लूथर जो था उसने रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करके इस नए मत की नींव रखी थी। 14वां क्वेश्चन क्रूसेड के बारे में है। 11वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच हुए इस्लाम व ईसाई धर्म के बीच जो धर्मयुद्ध हुए, जो टकराव हुआ, उनको क्रूसेड बोला गया। इसका उद्देश्य था यरूशलेम पर अधिकार करना। ये इस्लाम धर्म के लिए और ईसाई दोनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान था। 8 क्रूसेड हुए, 4 मुख्य थे और 4 माइनर थे। 15वां क्वेश्चन खलीफा के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी, उनको खलीफा कहा जाता था। ये इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते थे। खलीफा के कार्य क्या होते थे? इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना, नए प्रदेशों को जीतकर इस्लाम का प्रसार करना, इस्लामी भाईचारे को मजबूती देना, सुन्ना को मजबूती देना। 16वां क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। कैथोलिक मत व प्रोटेस्टेंट मत में अंतर। तो कैथोलिक मत है ये पोप को सर्वोच्च मानता है। ये मानता है कि ईश्वर तक पहुंचने में पोप की मध्यस्थता जरूरी है। प्राचीन ईसाई धर्म है, इसमें रूढ़िवादिता आ गई थी, इसी वजह से एक नए मत प्रोटेस्टेंट की नींव रखी गई। प्रोटेस्टेंट जो मत है वो पोप को नहीं मानता। ये कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये नवीन मत है। मार्टिन लूथर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये सरल और उदार है। ये रूढ़िवादियों के खिलाफ ही तो आया था, तो इसलिए ये सिंपल है, इसलिए और उदार है। 18वां क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत। कलमा, अल्लाह एक है, पैगंबर मोहम्मद उसके दूत हैं। रोजा यानी व्रत रखना। नमाज, दिन में 5 बार नमाज करना। जक़ात यानी अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा दान में देना। हज यानी एक बार मक्का की यात्रा करना। अगला 19वां क्वेश्चन है भारत में प्रवेश करने के मुख्य मार्ग, यानी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया, किन मार्गों से किया? समुद्री मार्ग, पश्चिमी तट के माध्यम से, पश्चिमी तट पर आते थे समुद्री मार्ग के माध्यम से। दूसरा स्थल मार्ग की बात करें तो उत्तर पश्चिमी दर्रे थे, खैबर, गोमर और बोलन, इन दर्रों के माध्यम से आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया। तीसरा था मकरान का मरु प्रदेश, जो कि गुजरात और राजस्थान के इलाके हैं, वहां से। दर्रे किनको कहा जाता है? पर्वतों के मध्य आवागमन के प्राकृतिक मार्ग होते हैं, उनको दर्रे बोलते हैं। 20वां क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? धन संपदा की लूट करना, इस्लाम का प्रसार करना और अपनी वीरता का प्रदर्शन करना। 21वां क्वेश्चन त्राइन का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पूछा जाता है कई बार। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच हुए। पहला युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा 1192 में हुआ। पहले में गोरी की हार हुई, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया। 22वां क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई इसी लड़ाई के साथ। 23वां क्वेश्चन सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, मोस्ट फेमस आक्रमण था महमूद गजनवी का। 1025 ईस्वी में उसने आक्रमण किया, अपार धन संपदा की लूट की। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, बहुत सारी धन संपदा लूट करके ऊंटों पर लाद कर अपने देश ले गया। और अपने देश में जाने के बाद इतनी धन संपदा थी कि उसने इसको प्रदर्शनी लगा करके दुनिया भर में इसको दिखाया कि वो इतना सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भारत से लूट करके लाया है। 24वां क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? भारत की राजनीतिक कमजोरी प्रकट हो गई दुनिया के सामने। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, जन धन की हानि हुई, मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई,
भारतीय संस्कृति को गहरा धक्का लगा और इस्लामी स्थापत्य कला का भारत में विकास होना शुरू हो गया। 25वां क्वेश्चन, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी जरूर आपसे कुछ न कुछ पूछा जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शासन की स्थापना की जाती है उपनिवेशवाद में। औपनिवेशिक सत्ता के हितों की पूर्ति इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उपनिवेश का इसमें शोषण किया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। साम्राज्यवाद, हालांकि इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। साम्राज्यवाद किसी ताकतवर देश द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र पर अपने हितों की पूर्ति हेतु प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, इसको साम्राज्यवाद बोलते हैं। ये चीज आजकल नहीं है। उपनिवेशवाद नया थीम है, साम्राज्यवाद एक पुरानी चीज है। जैसे आपने सुना होगा, पुराने समय में राजा महाराजा सेना लेकर के दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे और उसको अपने राज्य में मिला लेते थे, तो वो साम्राज्यवाद होता था। उपनिवेशवाद जैसे एग्जाम्पल दिया गया, ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियां क्या थी? यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, उनके पास बहुत सामान था जिसको बेचने के लिए उन्हें एक बाजार की जरूरत थी। अतिरिक्त पूंजी निवेश, उनके पास बहुत सारा पैसा था जिसको उन्हें बाजार में लगाना था। यातायात व संचार के साधन उनके पास थे, तकनीकी रूप से वो बहुत आगे थे, जिनसे कि उनके लिए संभव हो पाया कि इतने दूर दराज के इलाकों में आकर के राज करना। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी बहुत योगदान दिया साम्राज्यवाद के प्रसार में। उन देशों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी, जिसके तहत उन्होंने एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों पर कब्जा किया। सभ्य बनाने का अभियान, उन्होंने यूरोपीय देशों ने कहा कि हम सभ्य हो चुके हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इस सभ्यता को पूरी दुनिया में फैलाएं। एशिया व अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियां थी, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको आसानी से अपने कब्जे में लिया जा सकता था। 26वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साम्राज्यवाद के प्रभाव, इसके अच्छे प्रभाव भी पड़े, सकारात्मक के अच्छे प्रभाव। इसमें राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। जिन औपनिवेशिक ताकतों ने, साम्राज्यवादी ताकतों ने कब्जा किया, उन पर एक जैसे कायदे कानून लगाए और उससे राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, चाहे यातायात व संचार का विकास किया, शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, तो इससे वहां के लोगों को भी फायदा हुआ। आधुनिक विचारों का आगमन हुआ, आधुनिक उद्योग धंधे लगाए, उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए लगाए, लेकिन यहाँ पर भी उनका कुछ फायदा हुआ। कृषि व व्यापार को प्रोत्साहन, हालांकि उनका जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो तो यही था, मुख्य उद्देश्य यही था कि वो अपना फायदा उठाएं, लेकिन अब कच्चे माल की जरूरत के लिए उन्होंने कृषि को भी बढ़ावा दिया। इसके नकारात्मक प्रभावों की अगर बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता की समाप्ति हो गई, आर्थिक शोषण हुआ उपनिवेशों का, वो जातीय और नस्लीय भेदभाव करते थे, तो यहाँ के लोगों के अहम को ठेस पहुंची और संसाधनों की लूट की। उन्होंने यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे उनको बेतहाशा उन्होंने लूटा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। 27वां क्वेश्चन, भारत पर साम्राज्यवाद के विनाशकारी प्रभाव। हालांकि यही प्रभाव हम भारत पर भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा एक दो बातें और हैं। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था जो गांव में थी उसका पतन हो गया। भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनका पतन हो गया। भारतीय संपदा का निष्कासन हुआ और इसके बारे में जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने एक बुक लिखी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके माध्यम से बताया कि किस तरह से भारतीय संपदा इंग्लैंड में चली जाती है। ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, यहाँ पर भारतीय धर्मों को ठेस पहुंची। भारतीय शिक्षा प्रणाली को हानि हुई। कृषि व उद्योग धंधे हैं वो पिछड़ गए। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इसमें डाले हैं, तो इन सबको आप अच्छे से करके जाइएगा। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति, भारतीय सैनिकों में असंतोष, कृषि व उद्योगों का पिछड़ापन, भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, आम जन का शोषण, चर्बी वाले कारतूस एक तात्कालिक कारण था। तो इस तरह से इन पॉइंट के हेल्प से आपको अपना उत्तर डेवलप करना है। इनमें एक एक लाइन भी और लिख देंगे तो आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। इतने पॉइंट भी लिख देते हैं तो भी आपको अच्छे नंबर इसमें मिलते हैं। अगला 29वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी? तो महात्मा गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसात्मक प्रतिरोध के द्वारा भारत को आजाद कराने के वो पक्षधर थे। जनवरी 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। आने के बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से अंग्रेजी सरकार भारतीयों का शोषण कर रही है। आने के बाद उन्होंने 3 सत्याग्रह भारत में चलाए। पहला चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में जो नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था किसानों को, उनके समर्थन में चलाया। इसमें वो विजयी रहे, अंग्रेजों को अपनी नीति बंद करनी पड़ी। दूसरा खेड़ा में सत्याग्रह, जो खेड़ा में किसान थे उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया था और वहाँ पर अकाल पड़ गया था, किसान टैक्स नहीं अदा कर सकते थे, तो किसानों के समर्थन में उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया। अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी थी, अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
यहाँ पर भी गांधी जी ने उनका साथ दिया और उनकी जो वेतन है वो 35% तक बढ़ गया था। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी ने चलाए। पहला असहयोग आंदोलन था, ये 1920 में चलाया गया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ये आंदोलन चलाया गया और ये गाँव में, शहरों में बड़े जोर शोर से चला। बाद में एक घटना हुई चोरी चोरा की, जिसमें हिंसा हुई, कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। तो इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। इस आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद की उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया वो सविनय आंदोलन था। दांडी मार्च के साथ ये शुरू हुआ और ये भी असहयोग आंदोलन की तरह ही उससे भी ज़्यादा जोर शोर से फैला। इसमें औरतों ने भी भाग लिया और बाद में गांधी इरविन समझौते के तहत इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ये 1930 में चला था। उसके बाद अंतिम आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1942 में, अगस्त 1942 में चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और आंदोलन के शुरू होते ही बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, लोगों ने अपने आप ही इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इन तीनों आंदोलनों का देश में राष्ट्रवाद पैदा करने में, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने में बहुत योगदान रहा। 30वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी व बहिष्कार क्यों महत्वपूर्ण थे? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। बंगाल से शुरू हुआ और भारत में, पूरे भारत में ये धीरे धीरे फैल गया था। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों या विदेशी जो भी चीजें थी उनका बहिष्कार किया गया। विदेशी व्यापार में भारी कमी आ गई थी, अंग्रेजों की चीजें भारत में बिकना बंद हो गई थी। स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया गया था। जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे उन्होंने भी लोगों को जागृत किया इस बारे में कि आप विदेशी सामान का इस्तेमाल ना करें। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के जो आर्थिक हितों पर चोट करना था ताकि उनके उद्योग धंधों का सामान जो है वो भारत में बिकना बंद हो जाए। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इसी आंदोलन के दौरान नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 31वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पूर्ण स्वराज के बारे में। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ। रावी नदी के किनारे पहली बार किसी युवा नेता को अध्यक्ष बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और उनकी अध्यक्षता में एक अधिवेशन पास किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया गया कि 26 जनवरी 1930 तक भारत को आज़ादी प्रदान करें, अन्यथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और देश की आज़ादी के लिए एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जो तब तक चलेगा जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता। तो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था। ये हमारे इतिहास की बुक का लास्ट चैप्टर है, स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। तो इस टॉपिक में से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण किया गया था एक संविधान सभा के द्वारा। भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, कुछ प्रोविजन लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ भी आप इसमें रिलेशन देख सकते हैं। 26 जनवरी तक डिले करने का कारण ये दिन था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इस दिन को इतिहास में इम्पोर्टेंस देने के लिए ही क्या किया गया, संविधान को जो लागू करना है वो 2 महीने के लिए डिले कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा संसार 2 गुटों में बंट गया था। एक पश्चिमी ब्लॉक था जिसका नेता था अमेरिका और पूर्वी ब्लॉक का नेता था रूस। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। दोनों देश अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे। जब देश आजाद हुआ भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति अपनाई। इसी नीति को गुट निरपेक्षता की नीति बोलते हैं और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो और नासिर, यूगोस्लाविया के ये राष्ट्रपति थे और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर। तो इन तीनों के ये इनके जन्मदाता थे इस आंदोलन के। 34वां क्वेश्चन है हरित क्रांति के बारे में। 1960 के दशक में नई कृषि नीति लागू की गई। देश में खाद्यान्न संकट आ गया था। नई किस्म के बीज, उर्वरक व कीटनाशक दवाइयाँ, मॉडर्न तरीके से फार्मिंग के मेथड किसानों को बताए गए। किसानों को सस्ते ऋण मुहैया कराए गए। तो इसका उद्देश्य था खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इसका बहुत असर पड़ा। खासतौर से गेहूं और चावल की फसल के लिए इस पर जो बहुत नाटकीय जो बदलाव है उत्पादन में वो देखने को मिला और भारत जो है अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बन गया था। हरित क्रांति, इसके अलावा श्वेत क्रांति भी आई जो दूध से संबंधित थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, ये हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। 1953 में विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासभा है उसकी पहली महिला सदस्य बनी थी। इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाएं बहुत सारे देशों में भेजी जाती हैं, तो वहाँ भारत ने भी अपनी शांति सेना में जो सेनाएं हैं, सेना के सदस्यों को भेजा है। भारत इसकी एक सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत कई बार उसका अस्थायी सदस्य रह चुका है और स्थायी सदस्यता के लिए भारत जो है वो प्रयासरत है। भारत का पक्ष है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये था वीडियो आज का बच्चों। 35 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से करके जाओगे तो हिस्ट्री के पोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। थैंक यू।